हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन परमें पढ़ रहे थे और 6.3 परमें पढ़ ली है, 6.4 पढ़ ली है। आज अपन पढ़ेंगे 6.5 परमें। देखिएगा, आरबीएसई ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है 2022-23 का। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे पहले, जैसे कि मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि ये सिलेबस रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो का वही है। तो फिर भी कमेंट आ रहे थे, कभी किसी के ये प्रॉब्लम थी कि 2023 लिखा हुआ नहीं आ रहा, किसी के ये प्रॉब्लम थी कि आपने कोरोना वाला बता दिया है। तो अब जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे ओनली फॉर यही लिखा हुआ है 2022-23 लिख दिया है आरबीएसई ने, और कोई भी चेंज नहीं है। जैसा कि मैं पहले बताया था, हमने एक क्लास भी लगाई थी मैथ्स की, साइंस की और एसएस की। वो 2 क्लासें लगाई थी, वो अगर आपने अच्छे से देख ली है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। और हिंदी का भी सिलेबस आज शाम को 5 बजे चल गया था, तो वो भी आपने देख लिया होगा। संदीप सर ने आपको हिंदी का एक्सप्लेन कर दिया है किस प्रकार से उसका पेपर है। अब बात रहती है सैम्पल पेपर के। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जी सैम्पल पेपर है या कोई ब्लूप्रिंट है जो भेज दीजिएगा। अभी तक कोई ब्लूप्रिंट या कोई सैम्पल पेपर मेरे को हाथ नहीं लगा है, अभी तक आरबीएसई ने नहीं डाला है। जब डाल दिया जाएगा, आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बात ध्यान से गौर कर लीजिएगा कि जो ब्लूप्रिंट है, मेरे अकॉर्डिंग जैसा मेरा अनुभव है, मैं मेरे अनुभव से बता देना चाहूँगा कि एमसीक्यूज रहने वाले हैं, वन लाइनर रहने वाले हैं और फिल इन द ब्लैंक भी रहने वाले हैं। जैसा 2022 का आपने पेपर पैटर्न देखा है, उसके अकॉर्डिंग वैसा ही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि वो आपके 10 चैप्टर में से अगर मैथ की बात करें तो 80 नंबर का आया था, अब की बार आपके 15 चैप्टर में से 80 नंबर का आएगा। तो पेपर पैटर्न वही रहने वाला है, क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक तरीके से जैसे मनोविज्ञान के तौर तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट है मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग चलती है, और मनोविज्ञान यही कहता है कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो कम समय में ज़्यादा एरिया घेरते हैं। यानी सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। जैसा कि पीछे वाले अपन देखें, एक एक नंबर के जो पार्टीशन में 30 नंबर का काम आया था, जो कि किसी चैप्टर में से एक का आ गया। जैसे पीछे 10 चैप्टर में थे तो प्रत्येक चैप्टर से अगर तुलना की जाए तो 3-3 नंबर का काम आ गया था। तो कम समय में कम नंबर में पूरा एरिया घेर लिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीएसई भी उसी के बेस पे चलती हैं। तो देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे परमेय 6.5। ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट माना जाता है, वैसे है नहीं, क्योंकि ये अगर आपको 10th क्लास में पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं, उन्होंने ये लगाया है, तो ये नहीं है कि ये आपके लेवल से ऊपर है, ये आपके लेवल का ही चैप्टर है। आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आगे जाके अगर ये चैप्टर अगर आप फिलहाल नहीं पढ़ रहे, ये अगर आपको हार्ड लग रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि 11th में मैथ लेने की उम्मीद छोड़ देना कि हम मैथ लेंगे। यानी एक अलग सा ही टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, और वहाँ से जैसे कि आप यहाँ 10th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और 11th में जाके आप पढ़ोगे मैथ, तो लगेगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, एक अलग ही ब्रह्मांड में आ गए हैं, जहाँ कुछ नया दिखने को मिल रहा है। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 6.5 परमेय का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत बढ़िया थ्योरम है, और मैंने यही बोला है कि अगर आप थ्योरम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाले, जैसा कि आपने 6.2 में देख भी लिया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज को समरूप करना है। वही कंडीशन, वही रचना, वही डायग्राम बनाता हूं वापस, जैसा कि आपने 6.3 और 6.4 में बनाया था। 2 त्रिभुज बनाने हैं, एक छोटा त्रिभुज बनाना है, एक बड़ा त्रिभुज बनाना है। यानी हमें समरूपता बतानी है तो छोटे और बड़े में बताएंगे, एक जैसे में तो सर्वांग क्षमता होती है, तो इसलिए अपन छोटा बड़ा बनाते हैं। इसका नाम आपने दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, और ये कोई भुजा है ई एफ। कोई जरूरी नहीं, नाम चेंज भी हो सकता है।
ये नहीं है कि सर जी बुक्स में ये देगा आपने ये ले लिया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये आपने ले लिया ये आपने ले लिया, अलग अलग आपकी चॉइस है इसमें नामकरण करने की। ठीक, फिलहाल अपन यहाँ के ब्राह्मण हैं और ये हमने नामकरण कर दिया। अब देखिएगा इसमें दिया क्या गया है। दिया है, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें क्या दिया गया है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर करवाऊंगा। दिया है एंगल ए बराबर एंगल पी, कहीं पे भी नहीं कह रखा कि एंगल ए बराबर पी है, लेकिन हम ये लेके चलते हैं कि ए बराबर पी है। इसने ये दिया है कि कोई दो कोण बराबर हैं, ये इसने ये भी नहीं दिया कि ई एफ ये इसके हैं। ठीक है, ये भी बाद में बनानी होती है लेकिन मैंने पहले बना दिए। जैसा कि अब इन दोनों तो त्रिभुजों को आपको समरूप करना है। समरूप कैसे करेंगे, इसने ये दे दिया कि कोई दो कोण बराबर है, कोई भी दो कोण बराबर हो सकते हैं, ए क्यू के बराबर हो सकता है, ए आर के बराबर हो सकता है, ए पी के बराबर हो सकता है, लेकिन सुविधा के अनुसार अपन मान लेते हैं कि ए पी के बराबर है। और दो भुजाओं का अनुपात बराबर, कोई भी दो भुजा अनुपात, लेकिन बात यह है कि जो आप एंगल बराबर मानते हैं, जो आप कोण बराबर मानते हैं, उस कोण पे आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अन्यथा ये गलत साबित हो जाएगा। तो एंगल ए और पी माना है तो इस पे आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर आप बी और क्यू मानते हैं तो इस पे आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और एंगल आप सी मानते हैं बराबर हैं, सी और आर बराबर हैं, तो इस पे आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखिएगा यहां से लिखेंगे कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हैं ए सी अपॉन में पी आर। ये आपको अब तक की बात में गिवन है, मेरी तरफ से मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई बात नहीं लिखी। सिद्ध करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, मार्कर शायद धीमा चल रहा होगा। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है, लेके आना है। अब देखिएगा रचना कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे। ई को एफ से मिलाया, ई को एफ से मिलाया, वह ई को एफ से मिला दें। क्यों मिलाएंगे, अब देखो सर्वांग आपको क्या करना है, समरूपता सिद्ध करने के लिए आप समरूपता वाला एक बार नियम नहीं लगा सकते, आप सर्वांग समता लेके चलेंगे। सर्वांग समता लेके चलेंगे तो लगभग इस त्रिभुज के लगभग ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि बड़े त्रिभुज में से एक भुजा इस प्रकार से खींचते हैं कि ये ए बी सी के बराबर हो जाए, लगभग बराबर हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं मान के करेंगे आप, क्योंकि आप रचना कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप कच्चे डायग्राम बना रहे हैं, पक्के नहीं। तो यहाँ पे ई हो जाएगा और ये आपके पास में पी हो जाएगा, सॉरी ई और एफ यहाँ पे आप कर देना। ठीक है, ई को एफ से मिलाया और इस प्रकार से मिलाया, वह माना कि ए बी बराबर है पी ई के, वह ए सी बराबर है किसके रे, पी एफ के, पी एफ के बराबर है। ये रचना अपन पीछे से करते आ रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें नामकरण थोड़ा अलग हो, लेकिन बात यही है। ठीक, अब उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति देखिएगा, त्रिभुज अपन कौन कौन से ले रहे हैं, त्रिभुज मैं ले रहा हूं यहां से, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी ई एफ में, ये दो त्रिभुज ले लिए। इसमें ए बराबर है पी, आगे लिखोगे दिया है एंगल ए और पी दोनों बराबर हैं, यानी कहने का मीन्स इसको सर्वांगसम कर दें। पहले इन दोनों को सर्वांगसम कर दें। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोण इक्वल कर देंगे। तो ये बात दे रखी है आपको। अपनी तरफ से अब तक कुछ नहीं लिखा होगा, शायद रचना की है, बस इतना काम किया मैंने, रचना कर दी अपनी तरफ से, और सारा का सारा जो मैटर दिया गया है वही लिख रहे हैं। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। ये आपको लगता होगा कि एक बार में 20% 30% समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप
उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे कि क्या हमें दिया गया है, क्या लेके आना है, किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मुझे ये लगता है कि आप 2 या 3 बार और करोगे तो ये आपके 100% दिमाग में फिट हो जाएगा। और फिर भी आप, फिर जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से, मेरा दिमाग किस प्रकार से चलता है, मैंने कम से कम इसको अच्छे से पढ़ा है। ये बात नहीं कि मेरे को देखते ही ये समझ में आ गया था। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने इसको अच्छे से देखा था, समझा था कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही अब जो कई बार पढ़ा चुके हैं तो ये दिमाग में एक तरीके से सेट हो गया है। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, ये भी आपको दिया गया है। अब देखो दो साइड का रेशियो बराबर हो गया, दो साइड का रेशियो एक तरीके से बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, तो अपन क्या पढ़ सकते हैं इसको, एंगल से क्या कर सकते हैं, एंगल से साइड से क्या कर सकते हैं, इसको समांगसम कर सकते हैं। अब देखिएगा ये ए बी और पी क्यू, ठीक है, ए बी पी क्यू दे रखा गया यहाँ पे, हाँ, ए सी और पी आर, ठीक है। एंगल ए बराबर है पी के, और ये हमने मान लिया है, ये नहीं, ये मान लिया, कहाँ पे लिखा था ना, ए बी और पी क्यू, ये रचना से कर दिया। ए बी बराबर है पीई के, वहाँ से तो समरूप होगा, सर्वांगसम करना है, सर्वांगसम करना है तो दो साइड हमें बराबर होनी चाहिए। ए बी और पीई ये हमने मान रखा है, ये रचना से करोगे, ऐसे नहीं लिखोगे मानना है, रचना से, क्योंकि रचना में लिखा है ना, रचना से करोगे। वह पहले जो त्रिभुज लिख रहे हैं उसकी साइड या उसके एंगल ही लिखेंगे, इसके बाद में ए सी इज इक्वल टू पी एफ, ये भी क्या है, रचना से है। अब ये सर्वांगसम होगा। पहले वाले के अकॉर्डिंग तो वहां से क्या हो रहा था, दो साइड का रेशो, जो कि बड़े वाले की बात चल रही थी, वहां से तो हमें दे दिया था पी क्यू और पी आर दे दिया था, और वो साइड का रेशो इक्वल था, तो वहां से सर्वांगसम न होके ये छोटे और बड़े क्या हो रहे थे, समरूप हो रहे थे। लेकिन हमें तो एंगल के अकॉर्डिंग इसको करना है, तो दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी ई एफ, छोटे वाला है उस साइड वाला पी ई एफ, और कौन से रूल से होगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब आप इतना जान गए हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो लिख दो, ए तो पी के बराबर है, बी ई के बराबर होगा, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, और सी कोण एफ के बराबर होगा। तो लिख दो एंगल बी ई के बराबर व एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल बी ई के बराबर सी एफ के बराबर होगा। लिख दोगे सर्वांगसमता से, यहां पे लिख देना, पता भी चल जाएगा क्यों लिखा है, सर्वांगसमता से लिखा है कि सर्वांगसम होने के नाते संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। अब देखिएगा, ये कोण इसके बराबर आ गया, ये कोण इसके बराबर आ गया, ठीक है, जबकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया, ये लेके चलते हैं, यानी इसको और इसको पैरेलल और कर दें, इसको और इसको पैरेलल कर दें, पैरेलल करके ये कोण इसके बराबर कर दें, ये कोण इसके बराबर कर दें, जबकि ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो, ये हमें दिया गया। फिर एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल से दोनों क्या हो, समरूप हो जाएंगे। बस ये इतना ही में काम चल जाएगा हमारा। तो क्या करें भाई, यहाँ से जो दिया गया है वो लिखते हैं, वापिस थोड़ा साइड में लिख दूँ, फिर नीचे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से बात आएगी आपके पास में ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में पी आर, और यहाँ पे लिखोगे दिया है। अब ए बी का मान चेंज कर दें आप, ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान पी ई दिया गया, कितना दिया गया, पी ई अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी का मान आपने रचना में मान रखा है कितना, पी एफ अपॉन में पी आर। शायद मैंने पहले भी बताया होगा इस प्रकार की कंडीशन कि अगर ये पूरी भुजा आती है, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे भी हमारा काम चल सकता है।
अगर क्वेश्चन छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा एक्सप्लेन करना है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, 4-5 लाइनें थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों? इसका रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ अलग अलग में भाग करके उसको तोड़ के दोनों तरफ से जो एक एक बचेगा वो काट देंगे, तो हमारे पास में ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आ जाएगा और वहाँ से हमारा काम चल जाएगा। तो पीई कौन सी भुजा है? पीई अनुपात पी क्यू, पूरी भुजा आ रही है। पीएफ और ये आ जाएगा पी आर, पूरी भुजा आ रही है। ये लिखोगे रचना से, रचना से लिख दिया। ए बी का मान और ए सी का मान आपने चेंज कर दिया, पीई और पीएफ में कर दिया। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ से कि आपने 6.1 और 6.2 पर मैं पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि कोई त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात इस प्रकार से हो कि हमारे पास में ये कंडीशन आ जाए पीई अपॉन में ए क्यू और ये आ जाए पीएफ अपॉन में एफ आर। अगर ये बात आ जाए तो ये ई एफ है वो इसके क्या हो जाएगी, ई एफ क्यू आर के समांतर हो जाएगी। ये आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था, 6.2 में ये बात पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा अलग है, पीई तो है लेकिन पी क्यू है, इससे भी यही बात रिजल्ट निकलती है। लेकिन फिर भी मैं ये बनाना चाहूँगा, यहाँ पे बना देंगे कोई बात नहीं। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, चेंज कर दूँ, इसको ऊपर लेके जाऊँ, पी क्यू अपॉन में पीई और पी आर अपॉन में पी एफ। ये एक तरीके से एक ही बात है, दोनों ही सही है। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन PQ को फिर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वापस। PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, PE और EQ में तोड़ सकता हूँ क्या? तो PE प्लस में EQ अपॉन में PE इज इक्वल टू, फिर PR को फिर दो भागों में तोड़ सकता हूँ, PF प्लस में FR और नीचे लगाएंगे क्या, नीचे PF है, यानी इसका तो मैंने व्युत्क्रम कर दिया, जो नीचे था वो ऊपर ले गया, जो ऊपर था वो नीचे ले आया। फिर हमें तो चेंज क्या करना है, हमें तो EQ लेके आना है। PE तो हमारे पास में है, तो PE के साथ में हमें कोई चेंज नहीं करना, जिसके साथ में कोई चेंज नहीं करना तो उसको नीचे ले आएँ, और जिसके साथ कुछ गड़बड़ करनी है, किसको चेंज करना है, वो उसको ऊपर लेके जाएंगे। अलग अलग में भाग देंगे। PE में PE का भाग लेगा 1 प्लस में EQ अपॉन में PE। ये मैं पहले भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। PF में PF का भाग लगाएंगे 1 प्लस में FR अपॉन में PF। दोनों तरफ प्लस के 1 हैं, कट गए, कितना बच गया, EQ। वापस चेंज कर दें, हमें तो बनाना है PE अपॉन में EQ, तो ले आए वापस रेसिप्रोकल, वापस इसका व्युत्क्रम कर देंगे, नीचे वाला ऊपर PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR। ये बात आ गई, और ये बात आपने 6.2 में पढ़ी थी। अगर ये बात होती है तो ये EF भुजा QR के समांतर होती है। तो आप लिखेंगे 6.2 से, तो EF जो भुजा है वो समांतर होगी किसके, QR की। EF जो भुजा है, EF जो भुजा है वो QR के क्या होगी, समांतर होगी। और पर में कौन सी, पर में 6.2 से। कहाँ से आएगी भी, पर में 6.2 से आ जाएगी ये बात कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात इस प्रकार से हो तो ये जो बीच में खींची गई रेखा है या इस भुजा के द्वारा जो अनुपात बांटे गए हैं वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर ये इसके समांतर है तो आप ये 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखे हैं आपने कि अगर कोई दो समांतर भुजाओं को कोई एक भुजा इस प्रकार से काटे कि उसके एक ही ओर बने एंगल बराबर होते हैं, या अगर एक ही ओर बने एंगल बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। या किसी दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इसके द्वारा काटे गए कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बिंदु E है और यहाँ पे बिंदु Q है, तो इस पे एंगल और इस पे एंगल क्या है, बराबर हो रहे हैं। लिखेंगे इसलिए एंगल E बराबर होगा एंगल Q के, व एंगल F बराबर होगा एंगल R के। एंगल F
बराबर होगा एंगल आर के, यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जबकि आपने तो ज्ञात कर रखा है क्या, सर्वांग समता से आपने लिखा था कि B है वो E के बराबर है या E है वो B के बराबर है, जबकि एंगल E है वो क्या है, एंगल B के बराबर है, वह एंगल F है वो एंगल C के बराबर है, एंगल C है वो एंगल F के बराबर है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे F लिख दूँ पहले, ये F है वो C के बराबर है, F है वो C के बराबर है, सही है। अब देखो E Q के बराबर है, E ऐसे कैसे हो गया, E Q के बराबर है, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया, E B के बराबर है, सॉरी Q लिख दिया, E B के, E Q के बराबर है और E B के बराबर है, F R के बराबर है, F C के बराबर है। तो क्या हो सकता है, B और Q बराबर होंगे और F और R बराबर होंगे, यानी ये Q एंगल B के बराबर हो जाएगा, R एंगल C के बराबर हो जाएगा। अतः एंगल Q बराबर होगा एंगल B के तथा एंगल R बराबर होगा एंगल C के, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और पहले आपको दिया गया था AP के बराबर है और एंगल A एंगल P के बराबर है, ये आपको दिया था। इसलिए त्रिभुज ABC, यानी ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, यानी एंगल QRP ABC में रिलेशन दे दिया, यानी तीनों कोण आपस में बराबर हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और कौन से रूल से, एंगल से। कौन से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस यही हमें निकालना था, दोनों को समरूप करना था। अब आपके पास में तीनों थ्योरम मैं वापस बता देना चाहूँगा। उस पहले जो 6.3 थ्योरम आपने पढ़ी थी वो थी एंगल। 6.4 आपने थ्योरम पढ़ी थी वो साइड, और ये आपकी हो जाएगी साइड एंगल साइड। एक इसमें एंगल दे रखा है, दो साइड का रेशो दे रखा है, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड पर में, ठीक है। इस प्रकार से भी आ सकता है साइड एंगल साइड से, साइड से भी आ सकता है, जो कि आपके पास में 6.4 पर में थी। 6.3 में एंगल। समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, रचना तो वही करते हैं, तीनों में सेम करते हैं। ये हमें गिवन है, ये हमें सिद्ध करना है, तो उपपत्ति लेके चलते हैं, यानी इस दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को अपन क्या करते हैं, सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद में हमने क्या करने की कोशिश की कि कैसे भी करके इसको और इसको समांतर कर दें। समांतर करने से ये कोण बराबर हो जाएंगे, जबकि ये कोण हमने सर्वांग समता की सहायता से बराबर कर दिए थे, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो क्यू बी के बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा, जबकि ए और पी में रिलेशन हमें स्टार्टिंग में ही दिया गया था। तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमने अच्छे से प्रमेय 6.5 को कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। इसके बाद में हमारे अब क्वेश्चन चलने वाले हैं, तो थोड़ी क्लास को बड़ा भी कर सकते हैं, 40 मिनट की 35 मिनट की कर सकते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लगा के क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रमेय है और यही आपकी एक्सरसाइज का बेस है। थोड़ी तबीयत भी डाउन है वैसे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।